आज हो गया 23/11/2025 है ना। 23 आज जो है संडे को हम लोग पहले भी हर संडे को प्रत्येक संडे को हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे। आज भी न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। और आज का जो क्लास होगा उसमें दो प्रश्न गुलाम सलाह का है और बाकी जो प्रश्न होगा वो सब कैपेसिटर का है, कंडेंसर का है। देखो, गुलाम सलाह और कंडेंसर से जो आज प्रश्न करने वाले हम लोग हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है लेकिन ना समझने पर बहुत कठिन होता है। विद्यार्थियों को इससे प्रश्न पक्का छूट जाता है। समझ गया। अक्सर विद्यार्थी इस प्रश्न को छोड़ देते हैं क्योंकि यह समझ के परे होता है, समझ में नहीं आता है कैसे बनेगा, लेकिन बहुत ही इजी है। अगर आप समझ गए तो बहुत ही इजी है, समझा। और नहीं समझे तो बहुत कठिन है। रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखो, न्यूमेरिकल बनाओ या मत बनाओ, अगर एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल सोल्व कर देते हैं तो आपका रैंक ऊपर उठेगा। रैंक बहुत ज्यादा उठता है इससे है। जनरल क्वेश्चन से रैंक कम उठती है और न्यूमेरिकल वगैरह या भास्ट क्वेश्चन जो होते हैं उससे जो होता है और रैंक बहुत ऊपर उठता है। तो आइए हम लोग आज क्लास में कैपेसिटर से संबंधित न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, सबसे पहले कंडेंसर का या कैपेसिटर, कैपेसिटर का एक दूसरा नाम कंडेंसर है, हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। हिंदी में इसको संधारित्र बोलते हैं। आप डायग्राम पहले देख लो, इससे माइंड में एक आइडिया आ जाए कंडेंसर होता कैसा है। कंडेंसर इस टाइप का भी होता है, 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 कंडेंसर इस टाइप का भी होता है। इस तरह तरह का जो भी डायग्राम दिया गया है बाबू, ये सभी कंडेंसर का डायग्राम दिया गया है। जो सर्किट होते हैं, चाहे वो इन्वर्टर का हो, रेडियो का हो, टीवी डेक, जो भी चीज का हो, सर्किट में इनका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। और हम लोग जो कंडेंसर यूज करते हैं या नाम जानते हैं, वो केवल पंखा वाले को जानते हैं। देखिए, जो पंखा में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला और ये वाला केवल जानते हैं हम लोग, देखे हैं। लेकिन कैपेसिटर बहुत तरह के होता है। इन्हीं कैपेसिटरों के से जुड़े हुए न्यूमेरिकल का क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए, संधारित्र, सबसे पहले इस संधारित्र के बारे में समझो कि संधारित्र है क्या। एक उदाहरण समझा रहे हैं आप लोग, पहले उदाहरण समझिएगा। आप लोग के घर में पानी टंकी जरूर होगा। तो पानी टंकी होगा तो उस पानी टंकी में देखे होंगे कि टंकी में जब पानी कम रहती है तो नल में प्रेशर कम होता है, नल में प्रेशर कम होता है। और यदि टंकी में पानी खूब भर दीजिए, टंकी में पानी पूरा भर दो, तो उस कंडीशन में नल में प्रेशर बढ़ जाता है, नल में प्रेशर बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? ये जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से करंट में होती है, लाइन में होता है कि जब चार्ज ज्यादा भर दे या चार्ज को स्टॉक कर ले तो वोल्टेज बढ़ती है उसमें। मतलब कंडेंसर का काम यह है बाबू कि चार्ज को स्टॉक कर करके, कंडेंसर का काम है कि चार्ज को स्टॉक कर करके वोल्टेज की मात्रा को बढ़ा दे ताकि कैपेसिटी बढ़ जाए। मतलब ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक कैपेसिटी बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कैपेसिटर।
इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, कैपेसिटर। ये कैपेसिटी बढ़ाने का काम करता है। समझ गए? देखो बढ़ाता कैसे से देखिए। जैसे मान लो कि ये एक टैंक है, ये स्टोकर है करंट का। जब इसमें 20 कूलम चार्ज स्टॉक कर रहे हैं तब वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 वोल्ट बढ़ रहा है। तो पता है जब इसमें 40 कूलम स्टॉक करेंगे तब यह वोल्ट 2 हो जाएगा। जब 60 कूलम स्टॉक करेंगे तो वोल्ट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब इस टैंक में चार्ज को स्टोरेज करने से वोल्टेज यानी कैपेसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसा कि आपने वाटर टैंक में देखा होगा कि वाटर टैंक में जितने पानी ज्यादा रहेगा प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, टंकी में पानी कम रहती है तो प्रेशर घटा हुआ रहता है। तो ये सारी जो बातें हैं एकदम वाटर टैंक की तरह भी है। समझो कि कंडेंसर इज द टाइप ऑफ वाटर टैंक, लेकिन वाटर टैंक में वाटर का स्टोरेज होता है और कैपेसिटर में चार्ज का स्टोरेज होता है। चार्ज का स्टोरेज होता है। तो देखिए अब समझिए कैपेसिटर क्या काम देख लिए। जब 20 कूलम चार्ज भरे थे तो वोल्ट कितना था? 1 था। जब 40 कूलम भरे तो वोल्ट कितना हो गया? 2 वोल्ट हो गया। 60 कूलम चार्ज भरे कितना हो गया? 3 वोल्ट हो गया। कैपेसिटी को बढ़ा दे रहा है। तो यही है कैपेसिटर का काम कि चार्ज को वह स्टॉक कर करके चार्ज को स्टॉक कर करके और वोल्टेज को बढ़ा दे, कैपेसिटी को बढ़ा दे, ताकि इंस्ट्रूमेंट को काम करने में आसानी हो, एनर्जी मिले। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं कि कैपेसिटी क्या होती है। से देखिए पहले देखिए जैसे मान लो कि अभी आपने देखा कि 60 कूलम जब चार्ज दे रहे थे तो 3 वोल्ट लाइन बढ़ रहा था। जब 60 कूलम चार्ज हमने दिया तो 3 वोल्ट लाइन बढ़ रहा था। तो बताओ 3 वोल्ट को बढ़ाने के लिए चार्ज कितना लगा? 60 लगा। 3 वोल्ट पर कितना लगा? 60 लग रहा है। तो इसीलिए 1 वोल्ट पर निकालिए, 1 वोल्ट पर 60 कूलम हो गया। हुआ ना? इसी को इसी 20 को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? कैपेसिटी, धारिता। हिंदी में क्या इसको बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे धारिता। धारिता क्लियर हो गया? तो 1 वोल्ट बढ़ाने में अब सुनो परिभाषा, इतना आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल, कुछ कहना नहीं है। 1 वोल्ट बढ़ाने में जितना आवेश की आवश्यकता होगी या जितना आवेश का स्टोरेज होगा उसी को हम लोग कहते हैं धारिता। उसी को क्या बोलते हैं? धारिता, कैपेसिटी बोलते हैं। एक उदाहरण और देखिए। जैसे मान लो कि 120 कूलम जब स्टॉक करते हैं हम लोग चार्ज को, तब जो है से ये मान लो 6 वोल्ट इंक्रीज करता है। मतलब ये हुआ कि 6 वोल्ट इंक्रीज कराने के लिए हमको स्टोरेज कितना करना होगा? 120 कूलम स्टोरेज करना होगा। कितना करना होगा? 120 कूलम स्टोरेज करना होगा। तो बता दो बाबू कि 1 वोल्ट स्टोरेज के लिए कितना होगा? 20 छक्का 20 से 20 कूलम, यानी ये हमारा कैपेसिटी हो गया 20 कूलम। तो 20 कूलम कैपेसिटी नहीं हुआ, 20 कूलम पर वोल्ट, माने बोलेंगे 20 कूलम पर वोल्ट कैपेसिटी हुआ। मतलब 1 वोल्ट पर 20 कूलम चाहिए वोल्ट आवेश। इसी को कूलम पर वोल्ट को कूलम पर वोल्ट को हम लोग फैराडे बोलते हैं। एफ से क्या बोलते हैं? इसको फैराडे बोलते हैं। जो कैपेसिटी का एसआई मात्रक होता है, जो कैपेसिटी का एसआई मात्रक होता है,
इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि धारिता का, कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा फैराडे। लेकिन जो सबसे प्रचलित होता मात्रक है वो होता है माइक्रो फैराडे। तो माइक्रो कोई यूनिट नहीं है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब यहां पर अगर देखिए कभी भी आपको कैपेसिटी निकालना हो तो फॉर्मूला एक देखिए क्या लिखा हुआ है, C बराबर Q बटा भी। Q बटा भी मतलब हो गया आवेश बटा वोल्टेज। मान लो कि आवेश 120 कूलम दिया हुआ है, अब वोल्टेज यहां अगर 6 वोल्ट पैदा हो रहा है तो ये हो गया 20 छक्का 20 से 20 कूलम पर वोल्ट, यानी 20 फैराडे आंसर। इस प्रकार से तो अगर आपको कैपेसिटी निकालना होगा तो फॉर्मूला यूज कीजिएगा Q बटा भी। Q बटा भी यूज कीजिएगा। अब देखिए आगे, अगर एनर्जी निकालना हो, क्या निकालना हो, एनर्जी निकालना हो कि भाई कंडेंसर या कैपेसिटर वो कितना एनर्जी उत्पन्न करेगा, कितना एनर्जी देगा, तो एनर्जी के लिए लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला E बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। हाफ सी भी स्क्वायर, ये वो फॉर्मूला सुने होंगे गतिज ऊर्जा का, हाफ एम भी स्क्वायर। तो यहाँ हाफ एम भी स्क्वायर नहीं, हाफ सी भी स्क्वायर है। देखिए, तो अगर कभी भी आपको कैपेसिटर का एनर्जी निकालना है तो C का मान रखना होगा। किसका मान? C का मान रखिएगा, और फिर यहां पर भी मतलब क्या, वोल्टेज का मान रख दीजिएगा। अगर इसको तोड़ना चाहिएगा तो हो जाएगा 1/2 गुने C। C मतलब Q बटा भी और गुने भी स्क्वायर। भी स्क्वायर से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1/2 गुने क्यू भी। आप चाहे तो इस फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। एनर्जी बराबर हाफ क्यू भी। एनर्जी बराबर हाफ क्यू भी। समझ गए? अगर लग रहा हो कि सर ये एनर्जी का फॉर्मूला है, तो एनर्जी का मात्रक तो जूल होता है। एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो जूल कहां से आएगा इसमें? जूल कहां से आएगा? ये प्रश्न बन रहा होगा। बिल्कुल सही है। देखिए जूल कहां से आएगा। हाफ क्यू भी। क्यू मतलब क्या है? क्यू मतलब क्या है? चार्ज है। क्यू मतलब चार्ज। तो यहां पर आप चार्ज का यूनिट क्या, कूलम्ब हो गया। वोल्ट, वोल्ट को पता है, वोल्ट को हम लोग लिखते हैं जूलम, जूल पर कूलम। वोल्ट को जब तोड़िएगा तो उसका होता है यूनिट जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम रखिएगा तो कूलम से कूलम कैंसिल, आपका जूल बच जाएगा। समझ गए? यूनिट भी क्लियर हो गया। अब जूल पर कूलम कैसे होता है, थ्योरी क्लास में देखिएगा। चूंकि डिफिनेशन होता है वोल्टेज का या विभवांतर का कि एक कूलम्ब चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम होता है, काम मतलब एनर्जी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो ये जूल हो गया एनर्जी चार्ज के लिए, और चार्ज के लिए कूलम्ब हो गया जूल पर कूलम। जूल पर कूलम यहां रखिएगा तो कूलम से कूलम कट जाएगा, जूल बच जाएगा। चलो अब देखो तीसरा फॉर्मूला देखिए, C बराबर एप्सलॉट, जिसको परमेबिलिटी दिखाता है स्पेस का, एप्सलॉट 0 गुने एरिया बटा डी। देखिए ये काम करता है अगर दो प्लेट, कंडेंसर का दो प्लेट है, ये मान लो कंडेंसर है, इसमें दो प्लेट का यूज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या दिखाता है? एरिया। क्या दिखाता है? सॉरी
दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस हो गया वो डी हो गया, और ये प्लेट का एरिया एरिया हो गया। प्लेट क्या हो गया? एरिया हो गया। तो एरिया कितना पूरा ले रहा है? तो वही होगा फ्लैट 0 गुने एरिया बटा डी, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना का है। इसको बैठा करके हम लोग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला Q बटा V हो गया। कंडेंसर का एनर्जी निकालना होगा तो हाफ सी वी स्क्वायर हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू भी, या हाफ क्या हो जाएगा? क्यू भी हो जाएगा। क्यू मतलब चार्ज हो जाएगा। ये क्यू भी कैसे किधर हुआ? सी बराबर क्यू भी बैठा दिए, भी से भी कैंसिल हो गया था, ये हो गया। अब चौथा जो फॉर्मूला है वो है सीरीज सिस्टम, और पांचवा है पैरेलल सिस्टम। ये दोनों जो है कंडेंसर एडिशन का फॉर्मूला है। जब किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में जब दो या दो से अधिक कंडेंसर जोड़ा जाता है तो टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए ये दोनों फॉर्मूला का यूज करते हैं, एक पैरेलल सिस्टम का और दूसरा सीरीज सिस्टम का। कब? जब परिपथ में, सर्किट में दो या दो से अधिक कंडेंसर लगते हैं तो उस कंडीशन में टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग सीरीज सिस्टम का फॉर्मूला या पैरेलल सिस्टम का फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब ये सिस्टम है कैसा? कैसे पहचानिएगा कि ये सीरीज सिस्टम में एडिशन हुआ है? कैसे पहचानेंगे कि पैरेलल सिस्टम एडिशन हुआ है? तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम देखिए। एक कंडेंसर E है C1, दूसरा कंडेंसर है C2 और तीसरा कंडेंसर है C3। तीन कंडेंसर हो गया। तीन कंडेंसर है बाबू, तीनों कंडेंसर का तार इस प्रकार से देखिए, इसमें से तार इसमें गया, इसमें से इसमें आया, इसमें से निकल कर कैसे यहां चला गया। देख लिए। अब यहां पर थोड़ा सा मीनिंग समझिए कि जब यहां से बिजली प्रवेश करेगी ऐसे तो इसमें एंट्री मारेगी, इसमें एंट्री मारेगी, यहां से एंट्री होने के बाद फिर यहां एंट्री मारेगी, यहां से एंट्री मारे फिर निकलकर 3 नंबर में जाएगा और तब यहां से फिर करंट बाहर हो जाएगा। मतलब ये हो रहा है करंट का पासिंग जो हो रही है कंडेंसर नंबर 1 से हो करके कंडेंसर नंबर 2 में, और कंडेंसर नंबर 2 से हो करके कंडेंसर नंबर 3 में। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तब इसको जो है हम लोग बोल देंगे सीरीज सिस्टम। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? इसको बोल देंगे सीरीज सिस्टम। और ये फॉर्मूला 4 नंबर लागू होगा इसमें। क्या नंबर होगा? 4 नंबर यूज होगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर कंडेंसर ऐसा हो C1, कंडेंसर C2 और कंडेंसर C3, इससे तार निकाल करके एक यहां से तार ऐसे आया, एक से तार जुट गया, इससे तार जुट गया, इसके बाद एक तार यहां से ऐसे आया, ऐसे आकर के इसमें जुट गया, यहां से आकर इसे इसमें जुट गया। मतलब एक क्रॉसिंग है, ध्यान देना, ये ओवरलैप ऊपर से पार हो गया है। अगर सब कंडेंसर को अलग अलग जोड़ कर करके टोटल किया जाए तब इसका नाम पड़ेगा पैरेलल सिस्टम। तब क्या नाम इसका पड़ जाएगा? इसका नाम पड़ जाएगा पैरेलल सिस्टम। पैरेलल सिस्टम नाम पड़ जाएगा। पैरेलल सिस्टम में क्या होता है? देखो, पैरेलल सिस्टम में क्या होता है बाबू कि करंट C1 से C2 में नहीं जाएगा और न C2 से C3 में जाएगा। आप अगर देखिए गौर से, देखो यहां करंट अलग अलग जा रहा है। देखिए, C1 से करंट निकल कर करके
डायरेक्ट चल जा रहा है यहाँ एक तार से। दूसरा भी देखिए C1 से निकल करके डायरेक्ट यहाँ चला गया, मतलब C1 वाला करंट आपका C2 में नहीं गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिएगा C2 का करंट जो है ये वाला इसमें आ गया, एक तार इसमें जुट गया और एक तार ऐसे ओवरलैप होकर के इस तार में जुट गया। अब अगर हम तीसरा की बात करें तो यहां से निकल के इसमें जुट गया और यहां से ओवरलैप करके देखिए यहां पर आ गया। C1 का तार करंट C2 में नहीं गया और C2 का करंट न C1 में न C3 में गया है। तीनों कंडेंसर का वायर एक साथ ऐड जरूर हुआ है लेकिन अंदर में एंट्री नहीं हुआ है, बाहर से एडिशन हुआ है। C1 से करंट निकल के C2 में नहीं गया, जबकि यहां क्या हो रहा था कि C1 का करंट C2 में जा रहा था। तो अब समझो, अगर करंट का प्रवाह एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में और दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में अगर हो रहा है तब उसको बोलिएगा कि सीरीज सिस्टम है। और सब इंस्ट्रूमेंट में करंट अलग अलग बह रहा है तो समझ जाना वो क्या है, वो पैरेलल सिस्टम है। एक चीज समझिए अब यहां, अगर हम लोग इस सिस्टम में अगर वायर यहां काट दें, देखो अगर यहां पर वायर तोड़ दे इसे, यहां पर ये वाला वायर तोड़ दे इसे, तो पता है क्या होगा, ये वायर तोड़ देने से न C2 में करंट जाएगा न C3 में करंट जाएगा। समझ गया? मतलब सीरीज सिस्टम में एक इंस्ट्रूमेंट अगर खराब हो गया या स्टॉप कर दिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, तो बाकी सभी सिस्टम काम करना बंद कर देगा। लेकिन पैरेलल सिस्टम में क्या होता बाबू, पैरेलल सिस्टम होता है कि अगर दो नंबर को पूरा डिस्कनेक्ट कर दिए, देख लीजिए, फिर भी आपका 1 और 3 काम करते रहेगा। तो नोट कर लेना है, सीरीज सिस्टम, नोट करो, सीरीज सिस्टम में एक इंस्ट्रूमेंट हटा देने से, खराब होने से, डिस्कनेक्ट कर देने से बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं। पैरेलल सिस्टम में एक इंस्ट्रूमेंट के खराब होने से या डिस्कनेक्ट करने से दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात को आप समझ लीजिए, समझे? तो अब देखो, अब यहां पर टोटलिंग करना अगर होगा, यहां पर टोटलिंग करना होगा हम लोग को, तब हम लोग इस 5 नंबर फॉर्मूला का यूज करेंगे, पैरेलल सिस्टम का फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब बारी बारी से हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखिए, दो न्यूमेरिकल, जो फर्स्ट और दो और सेकंड न्यूमेरिकल है वो कूलाम्स लॉ पर आधारित है। कूलाम्स लॉ देख लीजिए, कूलाम्स महोदय ने क्या कहे थे, कूलाम्स महोदय ने कहा था कि जब दो गो आवेशित पिंड रहे, देखो यहां पर मान लो कि एक बॉडी पर चार्ज यहां Q1 है और दूसरे बॉडी पर चार्ज यहां Q2 है, दोनों के बीच की दूरी अगर R है, दोनों के बीच की दूरी अगर R है, तो इस कंडीशन में एक दूसरे के बीच जो फोर्स लगेगा वो लगेगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। K कांस्टेंट है, Q1 चार्ज है, Q2 भी चार्ज है और ER दोनों के बीच का दूरी है। चाहे तो स्मॉल r या कैपिटल R, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, तो आपका मन की बात है। एक कूलम्स लॉ, ऐसा ही एक नियम आया था न्यूटन का, इसको बोलते हैं हम लोग कूलाम का नियम।
कूलाम का नियम एक ऐसा ही था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसने क्या कहा थे कि अगर एक पिंड यहाँ जिसका मास m1 है और दूसरा पिंड यहाँ है जिसका मास m2 है, तो दोनों के बीच की दूरी मान लो r है, तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल G इंटू m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर होता है। ये दोनों में बहुत ही समानता है। न्यूटन महोदय ने गुरुत्वाकर्षण का नियम में क्या कहे थे कि दुनिया का जितना भी पिंड है वो सब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस नियम का नाम उन्होंने दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम। कितना बल लगता है भाई, तो दोनों के मासों के गुणनफल और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज जी कांस्टेंट हो गया, यहां पर जी का मान याद रखिएगा 6.67 गुने 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये जो जी है ना, जी का मान जो है एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एकदम वीवीआई है। ठीक इसी प्रकार से जो यहाँ पर के कांस्टेंट है, के का मान भी याद रखिएगा। के का मान होता है 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। समझ गया। अब इस दोनों नियम में कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम बहुत समानता है। फॉर्मूला का पैटर्न देख लो। कांस्टेंट कांस्टेंट चार्जों का मात्रा का गुणनफल, यहाँ पदार्थों की मात्रा का गुणनफल, यहाँ बीच के दूरी का स्क्वायर, यहाँ भी बीच के दूरी का स्क्वायर है। मतलब ये कहना है बाबू कि यहाँ पर जो है बहुत ही दोनों में समानता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कूलाम के नियम का तुलना किसे किया गया है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से। गुरुत्वाकर्षण के नियम का तुलना किसे किया गया है, तो कूलाम के नियम से किया गया है। दुनिया का प्रत्येक पिंड एक दूसरे की अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। यहां भी कूलाम साहब कहते कि दो चार्जेबल बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है या ढकेलती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें केवल खिंचाव होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में केवल खिंचाव होता है, और कूलाम के नियम में खिंचाव और ढकलाव दोनों होता है। मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। क्लियर हो गया। तो इसी कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल है। आइए इसको हम लोग करते हैं। मान नोट कर लीजिएगा। जी का मान इंपॉर्टेंट है, और इधर जो है बाबू, इधर आपका के का मान इंपॉर्टेंट है। नोट करना इसको। देखो आगे न्यूमेरिकल देखो। अब तो न्यूमेरिकल में देखेंगे हम लोग बाबू, यहाँ फर्स्ट न्यूमेरिकल शुरू करते हैं हम, कि यहां पर पहले नोट करो किसी आवेशित पिंडों के बीच की दूरी, मतलब आर जो है, आर हो गया 2 मीटर। 2 कूलाम आवेश है, और यहां भी दोनों पर 2 कूलाम आवेश है। मतलब Q1 पर चार्ज है 2 कूलाम, और Q2 पर भी चार्ज है 2 कूलाम। तो लगने वाला बल बराबर व्हाट, लगने वाला बल क्या होगा, तो लगाइए फॉर्मूला। एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। के का मान रख दीजिए 9 गुने 10 का पावर 9 गुने चार्ज रखिए कितना, 2 और 2, 2 कूलम गुने 2 कूलम। अब बटे हो जाएगा, सॉरी दूरी यहां पर दूरी पर है जी, बटे होगा दूरी, दूरी कितना है 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 गुने 10 का पावर 9 गुने 4। अब बटे दुदुनी 4 कैंसिल, यानी मान हो गया 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन आंसर। देख लिए सब का बहुत आसान है। क्या करो कि ये दूरी को, ये आवेश को
पहले नोट कर लीजिए और फॉर्मूला बैठा दीजिए, हो गया। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, यहां पर नोट कर लो, एक कूलम तथा दो कूलम आवेशित पिंड एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर है। मतलब गिवन में क्या है, Q1 बराबर 1 कूलम है ना, और Q2 बराबर दिया हुआ है 2 कूलम, और R जो दूरी है वो दिया हुआ है 3 मीटर। देखिए हो गया। कह रहा है कि F बराबर व्हाट, F क्या होगा? तो F बराबर फॉर्मूला है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर बराबर K का मान 9 गुने 10 का पावर 9 गुने आवेश 1 गुने 2, 1 गुने 2 बटे दूरी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 के 9 हो जाएगा। स्टेप में यहां ले लीजिए बराबर 9 गुने 10 का पावर 9 अब गुने 2 अब बटे 3 तिहाई 9, 9 से 9 कैंसिल, तो हो गया आपका आंसर 2 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन आंसर। यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। हो गया। दो क्वेश्चन एक कूलॉम का नियम से था, अब बाकी अब कैपेसिटी क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए आपको बगल में हम फॉर्मूला भी डाल दिए हैं, समझ गया, सब फॉर्मूला डाला हुआ है, जो रीच कर सकते हो, जो लगेगा वही रीच करिएगा। सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए क्या क्या दिया हुआ है। किसी संधारित्र पर 660 कूलम आवेश है, मतलब यह जो है Q दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 660 कूलम, 220 वोल्ट विभवांतर, तो वोल्टेज हो गया 220 वोल्ट, 220 वोल्ट उत्पन्न होती है, तो धारिता क्या होगा? C बराबर वाट, C बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है। तो अब देखो C निकालना है, तो अगर बिना फार्मूला के बनाना चाहिएगा तो आपको सिखाए थे कि 1 वोल्ट पर जो चार्ज लगता है, 1 वोल्ट पर जो चार्ज लगता है उसे हम लोग धारिता कहते हैं। तो आप देखिए 220 वोल्ट पर चार्ज ले रहा है 660 कूलम, इसीलिए 1 वोल्ट पर कितना होगा जी? 1 वोल्ट पर हो जाएगा 660 बटा 220, 3 मरतबे यानी 3 कूलम पर वोल्ट, यानी 3 फैराडे आंसर। ये बना दिए हम एकाकी विधि से, डिफिनेशन से, लेकिन बाई फार्मूला अगर बनाना होगा तो बहुत ही आसान है। देख लीजिए आपके पास निकालना क्या है, कैपेसिटी आपके पास है क्या? आवेश दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, यानी लगता है कि फॉर्मूला नंबर 1 लागू होगा। C बराबर Q बटा V, Q कितना है 660, V कितना है 220, 3 मरतबे कट गया, आ जाएगा 3 कूलम पर वोल्ट, यानी कि 3 फैराडे आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन होगा, न ए होगा, न बी होगा, न सी होगा, आंसर होगा डी, 3 फैराडे, 3 फैराडे आंसर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। 620 फैराडे कैपेसिटर, यानी यहां कैपेसिटी दिया हुआ है 620 फैराडे, ठीक है, 220 वोल्ट से जोड़ी जाती है, वोल्टेज हो गया 220 वोल्ट, तो आवेश संग्रह होगी, आवेश कितना संग्रह होगी? मतलब आपसे क्यू पूछा जा रहा है, वाट, क्यू वाट की क्यू क्या होगा? तो आप जानते हैं, तो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे C बराबर Q बटा V, इसीलिए Q बराबर हो जाएगा CV,
सी का मतलब हो गया 620 और भी का मतलब हो गया 220। गुना करिएगा, डबल जीरो, दो दूनी चार, चार दू छ, 13 यानी हो गया 136400, 136400 कुलाम। ऑप्शन में 136400 कुलाम नहीं है, तो ऑप्शन में किलो में कन्वर्ट है ये वाला ऑप्शन। इसको किलो में करने के लिए आप 1000 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 136 किलो, नहीं 136.4 किलो कुलम्ब हो जाएगा। तो देखिएगा 136.4 किलो कुलम्ब हो रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अप्रोक्सली यहां मान दिया हुआ, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। इसको रियल करेंगे तो हो जाएगा 136.4 किलो कुलम्ब आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट आइए, 12 फैराडे धारिता वाले किसी कंडेंसर को 110 वोल्ट पर जोड़ा जाता है, तो इसकी ऊर्जा की गणना करें। इस बार ऊर्जा पूछा जा रहा है आपसे, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखिए। दिया हुआ है कैपेसिटी 12 फैराडे और वोल्ट दिया हुआ है कितना, 110 वोल्ट दिया हुआ है। एनर्जी बराबर वाट कर रहा है, तो आप एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1/2 गुने CV स्क्वायर होता है। देखिए वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, एनर्जी बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले पर मान बैठा दीजिए, 1/2 गुने सी हो गया 12 गुने भी 110 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, कट जाएगा 6 दूनी 12, 6 मरतबे, तो ये हो गया 6 गुने 110 का स्क्वायर। तो गुना देखिए ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, तो 6 गुना 11 का स्क्वायर हो गया 121 डबल जीरो। अब गुना करिएगा तो डबल जीरो, 6 की 6, 6 दूनी 12, हाथ में एक, 6 6 7, 72,600 जूल आंसर। 72,600 जूल आंसर कहाँ रहा है, ऑप्शन नंबर बिहार में आ गया। देख लीजिए 72,600 जूल आंसर हो गया। आंसर क्या मार देंगे, बिहार। कितना इजी है, सिर्फ मान रखिए और तुरंत आंसर निकल जा रहा है। अब अगर यही चीज पता है, समझ में नहीं आता है, कभी नहीं बनाए हो, तो आपको बहुत परेशानी होगा, एग्जाम में प्रश्न छूट जाएगा। तो आज के बाद इस तरह का आप लोगों का प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी संधारित्र की धारिता कितना है, 12 माइक्रोफैराडे। इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में चेंज करिए। बाबू देखिए फैराडे है तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ही है, समझे। जब चूंकि आप पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटी यानी धारिता, कैपेसिटी धारिता का SI यूनिट जो है वो फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे। और मान फैराडे में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ऑलरेडी है, तो आंसर तो भाई इसी में से कोई हो जाएगा। लेकिन देखिए मान वैरी नहीं कर रहा है, ये 0.12 है, बिल्कुल गलत होगा। ये 120 फैराडे दम नहीं, ये 12 माइक्रो फैराडे है। ये है 12 फैराडे भी नहीं, इसको चेंज कर देख लो। 12 माइक्रो फैराडे का मतलब हो गया 12 गुने 10 का पावर -6 फैराडे, इतना होगा। तो इतना कोई मान नहीं है, तो यही एगो मान हमको दिख रहा। देखिए ये वाला कैसे, ये लिखा हुआ 0.0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना मतलब होता ही है 12 माइक्रो फैराडे। सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है, 12.0 कर दिया गया है, तो 12.0 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, कहानी खत्म, स्वाहा। अब देखो आगे,
18 माइक्रोफैराडे, 16 माइक्रोफैराडे, 42 माइक्रोफैराडे और 76 माइक्रोफैराडे के 4 कैपेसिटरों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। समानांतर क्रम में जोड़ा गया बाबू, तो समानांतर क्रम में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए C1 बराबर 18 माइक्रोफैराडे, C2 बराबर 16 माइक्रोफैराडे, C3 बराबर 42 माइक्रोफैराडे, C4 बराबर 76 माइक्रोफैराडे। तो कह रहा है कि टोटल कितना होगा जब चारों कंडेंसर को, चारों कैपेसिटर को अगर हम लोग एक साथ जोड़ दें, चारों कैपेसिटर को अगर हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो बताओ टोटल कैपेसिटी कितना होगा, इन पूछ रहा है। देखिए तो C बराबर कौन सिस्टम में है, समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो मतलब सबको जोड़ देंगे 18 प्लस 16 प्लस 42 प्लस 76। एक चीज ध्यान दो, माइक्रो सब में है इसलिए माइक्रो लिखे नहीं है, बाकी आप लोग जोड़ करके देख लीजिए। 6 2 8, 8 6 कितना 14, 14 8 22 की 2, माइक्रोफैराडे पीछे रह जाएगा, हाथ में रहा 2, 7 2 9 9 4 13, 13 1 14, 14 1 कितना 15, 152 माइक्रोफैराडे। कहाँ है जी, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 16 माइक्रोफैराडे, फिर 16 माइक्रोफैराडे, 32 माइक्रोफैराडे को ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करिएगा, बटा वाला। देखिए C1 बराबर 16 माइक्रोफैराडे, C2 बराबर 16 माइक्रोफैराडे और C3 बराबर 32 माइक्रोफैराडे। टोटल क्या होगा ये तो पूछ रहा है। तो ए सीरीज कौन सिस्टम है, सीरीज सिस्टम में है, तो सीरीज सिस्टम में लगा देंगे बट्टा वाला। तो 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। एक चीज ध्यान देना, ये जो दोनों फार्मूला आप देख रहे हैं एकदम रेजिस्टेंस वाला है। जो क्लास 10th में आप लोग रेजिस्टेंस वाला फार्मूला पढ़े थे, एकदम टू वही फार्मूला है। सिर्फ अंतर क्या है कि ये वाला हम लोग रेजिस्टेंस में समानांतर में यूज करते हैं और ये वाला हम लोग श्रेणी में यूज करते हैं, सिर्फ इंटरचेंज कर दिया गया है। 1 बटा C बराबर 1 बटा 16 जोड़ 1 बटा 16 जोड़ 1 बटा 32। 1 बटा C बराबर एलसीएम ले लेंगे 32, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 1 भिन्न का जोड़ हो रहा है। अब देखिए 1 बटा C बराबर हो गया, एलसीएम 32 आया था, ऊपर जोड़कर कितना आ गया 5। तो 1 बटा C का मान 5 बटा 32 है, इसीलिए C का मान हो जाएगा 32 बटा 5। 32 बटा 5 कहाँ है देख लीजिए, और माइक्रोफैराडे लगा हुआ है, तो माइक्रोफैराडे आपको आंसर में लगाना होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। और हाँ एक चीज और याद रखना बाबू, पैरेलल सीरीज सिस्टम में कैपेसिटी जो होता है वो कमता है, इसमें क्या होता है कमता है, और इसमें कैपेसिटी जो होता है वो बढ़ता है। मतलब ऐसा समझो कि यदि 2-4 कंडेंसर को आप सीरीज सिस्टम में जोड़ दीजिएगा तो टोटल मान कम जाएगा, और इसमें क्या है कि किसी कंडेंसर को जोड़ दोगे 2-4 होके, एकरा में मान क्या होता है बढ़ जाता है, क्योंकि ये बट्टा में करके जुट रहा है और ये डायरेक्ट जुट रहा है। मतलब ऐसा समझिए, अगर मान लो यहाँ 5 है, 10 है और 15 है, अगर जोड़ना रहेगा तो जो रिजल्ट आएगा सीरीज सिस्टम में इस तीनों से कम आएगा। अब इसमें 5 10 और 15 को जोड़िएगा
तो इस सबसे बड़ा मान आएगा। आप देख ही रहे हो 15, 10, 25 से 5, 30 आएगा, लेकिन यहां मान बहुत कम आएगा। क्लियर हो गया। सीरीज सिस्टम में कंडेंसर का कैपेसिटी घट जाता है और पैरेलल क्रम में कंडेंसर का कैपेसिटी बढ़ जाता है। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9। बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटरों को कैपेसिटी क्या होगी जब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जब जुड़ा हुआ है। 4 गो कैपेसिटर है और समान क्रम में है। समझ गया, 4 कैपेसिटर है और समान क्रम में है और श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो भाई बताओ कैपेसिटी क्या होगी। 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी जब वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए यहां पर हम लोग ये समझना होगा कि चारों का मान पूछ रहा है। जैसे मान लो कि C1 का मान लिए कि x है, C2 का मान लिए x है, C3 का मान लिए x है और C4 का मान लिए x है। चारों बराबर मान वाला कंडेंसर लगा हुआ है और जोड़ा गया किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तब इसका मान क्या आएगा वो देखना है। देखिए तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है यानी C बराबर हुआ, पूछ रहा आपसे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में ये वाला यूज करेंगे हम लोग। तो 1/C बराबर 1/x, 1/x और 1/x और 1/x हो जाएगा। तो 1/C बराबर कितना होगा, x। अब इस सब को 1 + 1 + 1 + 1 4 बार हो जाएगा, तो 1/C बराबर हो जाएगा 4/x। इसीलिए C बराबर हो जाएगा x/4। मतलब जो कंडेंसर का मान पहले से होगा उसकी चौथाई भाग हो जाएगी। मान लो पहले से कंडेंसर का मान 3 था तो 3/4 हो जाएगा, 4 था तो 4/4 हो जाएगा, मतलब चौथाई भाग हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग चौथाई भाग मोटा मोटी अगर एक मान के चलते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। सच पूछा जाए ना तो एक क्वेश्चन ही अधूरा है, एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। अब कोई बोलेगा सर इसको हम 4 मान के चलेंगे, तो 4 मानने पर आंसर 1 भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको 1 मान के चल रहे हैं, 1 मान के चल रहे, तब एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है, अनकंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट चलिए 10 देखिएगा, 2 फैराडे और 3 फैराडे कैपेसिटी वाला, यानी C1 हो गया 2 फैराडे और C2 हो गया 3 फैराडे। दो कंडेंसर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं, ठीक है। और 2 फैराडे का तीसरा कंडेंसर, मतलब 3 वो कंडेंसर है, ये जो है समानांतर में जुटल है। अरे वाह बहुत बढ़िया है। देखिए 2 कंडेंसर, मान लो इस C1 और यहां पर C2, 2 कंडेंसर ऐसे जुटा हुआ है इस प्रकार से श्रेणी क्रम में, और तीसरा जो है कंडेंसर C3 इस प्रकार से जुटा हुआ है। समझ में आया, ये दो आपस में श्रेणी में है, और फिर तीसरा का जो है C3 ना, ये दोनों के पैरेलल क्रम में है, तो जो परिणामी कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, ये कंडीशन है। तो बाबू C1 का मतलब यहां हो गया, कलर चेंज कर देते हैं, यहां पर हो गया 2 फैराडे, यहां पर हो गया ये 3 फैराडे और यहां पर हो गया ये 2 फैराडे। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस वाले मान को सोल्व कीजिए श्रेणी क्रम वाला में। तो श्रेणी क्रम में ये वाला यूज करेंगे हम लोग, तो यूज कर लो, क्या हो जाएगा 1/C बराबर 1/2 जोड़ 1/3,
1/c बराबर एलसीएम 6, तो ये 3 + 2, 1/c बराबर हो जाएगा 5/6, इसीलिए c बराबर हो जाएगा 6/5 फराडे। देखिए, ये दोनों को जब जोड़ दिए हम तो यहाँ टोटल कैपेसिटी हो गया 6/5 फैराडे। क्लियर हो गया। तीसरा जो डायग्राम बनेगा से देखिए, तीसरा डायग्राम बाबू यहां ही बन जा रहा है कि एक कंडेंसर यहां है, एक कंडेंसर यहां है, दोनों को हम लोग पैरेलल सिस्टम में जोड़ दिए। देख लीजिए, इस कंडेंसर का मान हो गया 6/5 फैराडे और इस कंडेंसर का मान हो गया 2 फैराडे। फिगर चेंज हो गया, दोनों जुट करके एगो बन गया, एगो नीचे के नीचे रह गया। अब ये दोनों किस क्रम में है? समानांतर क्रम में। तो इसको लगा देंगे, तो इसको लगाइएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C बराबर C1 + C2, मतलब 6/5 जोड़ 2/1 कर दीजिएगा, एलसीएम 5 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 6। आई हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 ना, हाँ 5 10, तो हो जाएगा पूरा 16 है। ये पूरा हो जाएगा 16/10 हो जाएगा, नहीं 16/5 हो जाएगा। सोलह बट्टा पांच फराडे आंसर। देखिए कहां है आंसर, हो जाएगा बिहार वाला। क्लियर हो गया। फिर समझो इसको, कह रहा है कि 2 फराडे और 3 फराडे का दो कंडेंसर श्रेणी में, मतलब ये वाला हो गया। देखिए ये वाला देख लिए, फिर 2 फराडे समानांतर में, मतलब ये वाला हो गया। तो पहले दोनों को जोड़ करके यहां फिट कर दिए, ये वाला फिट हो गया और इसको यहां लिख दिए, मतलब अब हो गया 6/5 और 2 फराडे समानांतर में है। तो समानांतर का C बराबर C1 + C2, दोनों को, मतलब हमने 6/5 को और 2 को जोड़ दिया है केवल, तो जोड़ देंगे तो 16/5 आएगा। बस यही तो किया है। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो तो इसकी धारिता क्या होगी? पृथ्वी की धारिता पूछ रहा है। ये बाबू याद रखना, पृथ्वी की धारिता इन्फिनिटिव होता है। पृथ्वी की धारिता इन्फिनिटिव होती है। पृथ्वी के अंदर आप चार्ज कितनहू दे दीजिए, कितनहू चार्ज डाल दो, कितनहू बड़ा चार्ज डाल दो पृथ्वी के अंदर, सब कोई वोल्टेज जीरो कर देती है। पृथ्वी का वोल्टेज हमेशा जीरो होता है, रखिएगा। कोई पूछे भी पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव क्या होता है, तो 0 वोल्ट होता है, रखिएगा। पृथ्वी का विभव 0 वोल्ट होता है, मतलब पृथ्वी जो है कभी भी किसी भी लाइन का वोल्टेज ना बढ़ाएगी नहीं। अगर आप 11,000 वोल्टेज भी पृथ्वी में डाल दोगे तो उसको मोड़ चमोड़ कदम जीरो कर देगा। पृथ्वी के अंदर किसी भी पॉइंट पर वोल्टेज हमेशा जीरो होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए इसके अंदर कितना हूं चार्ज डाल देंगे हम लोग तो इसका वोल्टेज जीरो से कहीं पार नहीं करेगा। दैट मीन्स इसका इन्फिनिटिव कैपेसिटी है, वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो एक जो है 2 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है जो 200 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो संग्रहित चार्ज क्या होगा? ये तो बिल्कुल आसान है, पहले कर चुके हैं कि दिया हुआ है कैपेसिटी 2 माइक्रोफेराडे, वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि चार्ज क्या होगा, व्हाट। तो पढ़ चुके हैं कैपेसिटी बराबर Q/V, पढ़े हैं ना। तो Q/V, Q कितना है, Q तो ही निकालना है हमको, सॉरी Q ही निकालना है।
इसीलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी, C मतलब 2 माइक्रोफैराडे और गुने भी कितना हो गया 200 वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपका दुदुनी 400 माइक्रोफैराडे, 400 माइक्रोफैराडे। ये आंसर है। माइक्रोफैराडे नहीं, सॉरी, आवेश निकाल रहे हैं ना। अगर आप लोग को यहाँ पर देखिए, अगर माइक्रो को भी हटाने का इच्छा होगा तो ये 400 गुने 10 का पावर -6 कूलम भी आंसर आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया इस चीज को। चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट एरिया इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लेटों के बीच की दूरी दिया हुआ है देखो एरिया दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर और प्लेट के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है 0.01 मीटर दिया हुआ है। एप्सिलॉन जीरो का मान दिया हुआ है 8.85 गुने 10 का पावर -12 फैराडे पर मीटर दिया हुआ है। ये हो गया। अभी समझना है कि निकालना क्या आपको है, धारिता, कैपेसिटी क्या होगा ये निकालना है। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला देखो, एक यहां भी होता है, C बराबर एप्सिलॉन जीरो गुने एरिया बटा डी। तो इसको लगा दीजिए, एप्सिलॉन जीरो गुने एरिया बटा डी। कैपेसिटी के लिए आपका एक फॉर्मूला यहां भी है, Q बटा V, और एक यहां भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे मान एप्सिलॉन जीरो का 8.85 गुने 10 का पावर -12 गुने एरिया। एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया 0.02, अब बटा हो जाएगा डी, डी कितना है 0.01। यही तो हो गया। अब इसको सोल्व करना अगर चाहिएगा तो हो जाएगा 8.85 गुने 10 का पावर -12 गुने 2 कितना हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा, और नीचे है 1 तो बटा इसका हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा तो 100 से 100 कैंसिल, तब हो गया 8.85 गुने 10 का पावर -12 गुने 2, तो गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, देख लो मान ऐसे दिया हुआ है ना, 5 दूनी 10, इसमें गुना कर रहे हैं, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 एक 17, 8 दूनी 16 एक 17, इतना हो गया, इतना 177 गुने 10 का पावर -12 फैराडे। आप देखिए कहां मैच कर रहा है, मैच तो यहाँ पर नहीं कर रहा है, ये हो गया। हाँ तो पिको फैराडे इसको कर सकते हो 10 का बार पॉइंट, लेकिन यहाँ पर जो मान है ये पिको में तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, ये तो पिको हो गया ऑलरेडी, लेकिन ये आपका 8 दूनी 16, हाँ सॉरी पॉइंट यहाँ नहीं पड़ेगा, हो पॉइंट मिस्टेक से यहाँ से है। देखिए पॉइंट जो है यहाँ पड़ेगा, 8 दूनी 16 17 होगा मोटामोटी, तो ये हो गया हम लोग का 17.7, और 10 का पावर -12 को पीको भी बोलते हैं, तो पीको फराडे आंसर। याद रखिएगा 10 का पावर -12 को हम लोग पीको ही बोलते हैं, और 10 का पावर 6 को हम लोग माइक्रो बोलते हैं। याद रखिएगा 10 का पावर -12 को पीको और 10 का पावर -6 को माइक्रो, तो यहाँ 10 के पावर -12 को पीको लिख दिए, 17.7 पिको फैराडे, यानी हमारा आंसर हो गया सी हो गया। बस हो गया। चलो नेक्स्ट देखिएगा। अब हम लोग का है किसी संधारित्र की धारिता 4 पिको फैराडे है, यदि इसे 200 वोल्ट पर जोड़ा जाएगा तो आवेश की मात्रा क्या होगा। C बराबर दिया हुआ है 4 पिको फैराडे, 4 पिको फैराडे का मतलब हो गया 4 गुने 10 का पावर -12 फैराडे, याद रखिएगा, ठीक है।
पिको का मतलब 10 का पावर माइनस 12 और वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट दिया हुआ है। तो कह रहा कि आवेश की मात्रा Q बराबर क्या होगा, वाट। तो बिल्कुल आसान है, C बराबर Q बटा V होता है, इसीलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी होगा। इस पर हम लोग बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो Q बराबर क्या है, C भी। तो C का मान कितना दिया हुआ, 4 पिको फैराडे और गुने वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 200, यानी हो गया 200 वोल्ट। तो हो गया 4 दूनी 800 पिको फैराडे आंसर कहां पर है, देख लीजिए, सी आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी, आवेश निकालना है जी। तो आवेश के लिए जो है ना, मात्रक हो जाएगा 800 पिको कुलाम। तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मार देंगे डी, मार देंगे। अब पिको को अगर हटाना चाहिएगा तो हटा दीजिए, हो जाएगा 800 गुने 10 का पावर माइनस 12 कुलम हो जाएगा। या तो आंसर ही होगा 800 पिको कुलम, या तो हो जाएगा 800 गुने 10 का पावर माइनस 12 कुलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 15 नंबर। यदि एक कैपेसिटर 200 वोल्ट से संयोजित कर करके 1.2 मेगा जूल ऊर्जा संग्रहित किया जाता है, तो आवेश की गणना करें। आपसे पूछा जा रहा है आवेश क्या होगा। देखिए, वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट, है ना, और एनर्जी दे दिया गया है, एनर्जी दिया हुआ है 1.2 मेगा जूल। ये मेगा है बाबू, मेगा, एम से मेगा जूल हो गया, ठीक है। पूछ रहा है कि आवेश Q बराबर वाट, आवेश क्या होगा। देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ है, एनर्जी और क्या दिया हुआ, हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ बैठा देंगे एनर्जी बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। सी मतलब कैपेसिटी, अब भी मतलब वोल्टेज। तो इसमें तो कैपेसिटी है ये नहीं है, वोल्टेज दिया हुआ है। तो भाई यहां पर हम लोग को कैसे आवेश बैठाएंगे, कोई बात नहीं है। ई बराबर हो जाएगा 1/2 गुने, सी को चेंज कर दो, सी को ई वाला पे लगा दीजिए फॉर्मूला, सी बराबर कर दीजिए क्यू बटा भी और गुने भी स्क्वायर। क्यों भाई, तो चूंकि होता है सी बराबर क्यू बटा भी होता है। सी को हटा करके और सी के जगह पर क्यू बटा भी बिठा दिए, तो क्या बचेगा, भी स्क्वायर से भी कट जाएगा, बच जाएगा ई बराबर क्या बच जाएगा, हाफ क्यू भी। क्या बच जाएगा, ई बराबर हाफ क्यू भी। क्यू मतलब आवेश, भी मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज, और हमारा यहाँ ई दिया हुआ है, इसे निकल जाएगा। जब यहाँ ई देखो, जब ई बराबर हाफ क्यू भी दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, क्यू निकालना है। तो क्यू और क्या हो जाएगा जी, क्यू बराबर हो जाएगा एनर्जी गुने 2 बटा वोल्टेज, हाँ या ना। कैसे हुआ बाबू, तो हमको क्यू निकालना है, ये वाला निकालना है। देखो, हमको क्यू निकालना है, तो क्यू को ही पट्टी छोड़ देंगे, 2 पट्टी जाएगा तो एनर्जी गुने 2 हो जाएगा। नहीं अगर समझ में ऐसे आ रहा है तो कोई बात नहीं, देखो इसको काट दे रहे हैं। देखिए, आप इस पर मान बैठा दीजिए, बैठाओ इस पर मान, देख लो हो गया। एनर्जी क्या लिखा है यहाँ, एनर्जी बराबर हाफ क्यू भी, तो एनर्जी का मान दिया हुआ है 1.2 मेगा जूल बराबर 1/2 गुने क्यू गुने भी कितना है, 200 दिया हुआ है। देख लिए, अब हम लोग यहाँ की क्या लिखे, 1.2 मेगा जूल बराबर 1/2 गुने क्यू गुने 200 वोल्ट हम लोग का हो गया। देखिए,
तो अब हमको क्यू निकालना है, ये वाला मान निकालना है बाबू, यही क्यू निकालना है। तो सब साइड चेंज कर दीजिए। तो साइड चेंज करिएगा तो ई बटा दू है तो इन्हें गुना में हो जाएगा, 1/2 मेगा जूल गुने 2 हो जाएगा। अब बटे हो जाएगा 200 बराबर क्यू हो गया। यही बात तो हम कह रहे थे कि क्यू इतना हो जाएगा। अब देखो क्यू बराबर कितना हो जाएगा तो 1.2 गुने मेगा मतलब 10 का पावर कितना 6 और गुने 2/200 देख रहे हैं। तो यहाँ काट दीजिए ये वाला, 2 से 100 मरतबे कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट करके 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा ना। तो बच गया, क्या बच गया जी 1.2 गुने 10 का पावर 4 मतलब हो गया यहाँ 1.2 गुने कितना इतना, दैट मीन्स हो जाएगा 1 पर 3 जीरो 12,000 कूलम आंसर, 12,000 कूलम आंसर ऑप्शन में है कहीं।